2019 में बालाकोट के बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था। अब इसी बहाने ये रिप्रेशन का एक न्यू राउंड शुरू कर रहे हैं। 70 सालों में हमारे यहाँ किसी भी वजह से नजरियाती तकसीम रही, सियासी तकसीम रही। बारिश की वजह से ऐसा होता है कि हवा में नमी होती है तो फास्ट फ्लोर को मदद मिलती है। पल्मोनरी डिजीजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। $1280 की चीज आज 980 में पहुंच चुकी है। कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में अहम फैसले। अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ एक बार फिर वाज़ेह कर दिया सियासी क़यादत की तैयारियों और इक़दामात के हवाले से असेंबली का अहम इजलास। पंजाब के बाद मॉनसून आज कराची में भी बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अंदरूनी सिंध गर्दो गुबार के बाद कई शहरों में मूसलाधार बारिश। आज मुल्क के कौन से शहरों में बारिश होगी, जानिए प्रोग्राम में। कराची ने जीत का ट्रैक पकड़ लिया है। PSL में लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 6 रोज गुजरने के बाद भी पानी की बहाली मुमकिन न हो सकी। जामे कराची में पानी की मुरम्मती काम मुकम्मल, मगर पानी क्यों नहीं आ रहा, जानिए आज के प्रोग्राम में। और बॉक्सिंग के मैदान में पाकिस्तान की भारत पर बरतरी। द फाइटर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ तरजोत सिंह को पछाड़कर टाइटल अपने नाम किया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। खुशामदीद कहते हैं आपको दुनिया बोल में। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। वीकेंड के बाद हफ्ते का है पहला दिन, तो काम दोबारा से आगाज़ कर लीजिए इसका। बहुत छुट्टियां बना ली। खैर, अब सिचुएशन ऐसी है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद इंडिया पाकिस्तान टेंशन, लेकिन उसमें ओवरनाइट बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसके साथ पाक भारत जो बढ़ती कशीदगी है, कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासी क़यादत को दिफाई तैयारियों और हुकूमती सफारती इक़दामात में एतमाद में लिया है। बिल्कुल, इन कैमरा सेशन हुआ था पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल पर, जो अब तक की भारतीय अज़ाइम है और सियासी जमातों को इस हवाले से ना सिर्फ आगाह किया गया, जो खदशात हैं खतरात हैं उस पर भी बात हुई। DGISPR ने इस मौके पर यह कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन ने जाहरियत की तो अफवाज पाकिस्तान भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। एब्सोल्युटली। और पाक भारत बढ़ती कशीदगी कम करने की कोशिश के लिए अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर रात पाकिस्तान पहुंचे हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही इसके साथ साथ जो खलीजी ताउन काउंसिल है उसने भी दोनों ममालिक से कहा कि जी टेंशन कम की जाए। आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दरख्वास्त पे बंद कमरा मुशावरती इजलास भी होगा। और यू नो पर्सनली व्हेन आई वॉच द इंडियन मीडिया, तो वहाँ पे भी अब चीज़ें डीएस्केलेट होती जा रही हैं। ऑल्दो के वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका कोई जवाब पेश कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रॉबेबली मेरे ख्याल में अगर एकदम ही वो बिल्कुल सारा चीज़ों को ठंडा कर देते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, यू नो। सो दे हैड टू काइंड ऑफ ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन ऑर्डर में, ताकि वो एकदम से लगता ना कि भाई कुछ है ही नहीं है, विच एक्चुअली लुक्स लाइक। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे प्रोग्राम के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल रात एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट में हमने देखा कि एक दफ़ा फिर से वही राइट मैसेज जो सेंड किया गया। दूसरी जानिब से हम देख रहे हैं कि इराक़ से भी बातचीत के लिए कल एक अहम दौरा हुआ और ये सारा सिनेरियो अब बन इस तरह से रहा है कि पाकिस्तान इज सेंडिंग अ मैसेज अगैन एंड अगैन दैट वी आर रेडी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी फ्रॉम द अदर साइड इंडिया डजंट लुक रेडी एट ऑल, बल्कि मुश्किल में नज़र आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे कि झेप मिटाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं अब ऐसा लग रहा है कि वो उस तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया इज इन बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको जो एक बयानिया बनाया उसकी स्ट्राइडेंसी को उस फीवर पिच पे ले गए
जहाँ से वापसी फरार अब उनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि देखिए अब वो लगता ऐसा है कि उनकी गवर्नमेंट मीडिया के अपने एक बयानिए के नरगे में आई हुई है और उसको राह फरार अभी नज़र नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ ये एक रिएक्शन था जो भारत की वहाँ पे रिप्रेशन है कश्मीर वैली में और कंटिन्यूअल एफर्ट्स हैं कि नॉर्मलसी शो की जाए। अब वो नॉर्मलसी एक्चुअली है नहीं। जब अब आप एक आर्टिफिशियल चीज़ को इम्पोज करते हैं तो जाहिर है एट सम पॉइंट देयर वुड बी अ वेरी वेरी वायलेंट रिएक्शन, जो इस वक्त उसमें वैली में हुआ। और उसको चूंकि वो पॉकेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दुनिया के सामने एक रियलिटी पेश कर चुके थे कि जी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, टूरिज्म शुरू हो गया है, कश्मीर की इकॉनमी इज़ ऑन बूम। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव वो ये थे कि कश्मीर की जो शनाख्त है और इसके डेमोग्राफिक्स, इसको तब्दील किया जाए इसी बहाने, और प्रॉपर्टी भी हथियाई जाए टूरिज़म के नाम पे कुछ रिप्रेशन करके। और इस इंसिडेंट का जो डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है वो भारत को कि उन्होंने कश्मीरियों को मज़ीद उनकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया है। लगभग तकरीबन 50 से 100 के करीब घर में इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ लीजेस कैंसिल हो गई हैं, 2000 इनकार्सरेट हो गए हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब एक हदफ तो उन्होंने हासिल कर लिया है। जैसे 2019 में बालाकोट के बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था, अब इसी बहाने ये रिप्रेशन का एक न्यू राउंड शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑब्जेक्टिव ये है कि जब इन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया है और उसकी जो एक शनाख्त है उसको भी तब्दील किया जाए। और वो सूरत हो सकता है जब आबादी का तनासब तब्दील हो, जो चीज़ें महरूम किया जाए, तो ये उनकी उधर स्ट्रेटजी। मगर उस एक कोता नज़री के एंगल से मैं देखता हूँ उनकी, क्योंकि न्यूक्लियर अगर दो एडवर्सरी हों, नेबर्स भी हों, आई बॉल टू आई बॉल उनकी फोर्सेस हों लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो ये स्पेस जो ये ढूंढ रहे हैं कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की कोई अपना फेस सेविंग के लिए, वो स्पेस और बहुत डेंजरस गेम ये होती है। क्योंकि जब न्यूक्लियर दोनों ममालिक हों, डेटरेंस उनका इंटैक्ट हो, हमारी कैपेबिलिटी और हमारी पॉस्चरिंग, जो अभी आपने वो अब्दाली मिसाइल का एक वो तजर्बा भी देखा, तो ये सारा रिजॉल्व शो करता है कि आर न्यूक्लियर डेटरेंस इज इंटैक्ट। और कन्वेंशनल स्पेस के लिए हम कोई स्पेस अब्बास इराक़ची साहब के दौरे को किस तरह से देखते हैं? इससे पहले कुलभूषण जाधव वाला मामला हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो ईरान से होते हुए एंड देन ही एंटर्ड पाकिस्तान। एंड क्या हम इन मामलात के ऊपर भी बात करेंगे कि जो फैसिलिटेशन इंडिया प्रोवाइड कर रहा होता है और ईरान के बॉर्डर्स को यूज़ कर रहा होता है पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भेजने के लिए, हमने बलूचिस्तान वाक़या भी होता हुआ देखा भी कुछ दिन पहले। सो व्हाट डू यू थिंक, आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल? क्या हमारी रिजर्वेशंस उनके साथ शेयर होंगी और साथ ही साथ हम किन मामलात के ऊपर इत्तफाक भी रखते हैं? देखिए, ऑस्टेंसिबली जो अब्बास इराक़ची साहब आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वो आ तो ये मीडिएशन के लिए रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मीडिएशन तक बात महदूद रहेगी। ये फुल स्पेक्ट्रम जो डिस्कशन का वो उसमें काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन वो भी आएगा, बट बेसिक उनका एम ये है कि वो ये टेम्परेचर को रिड्यूस करें और इसके बाद वो भारत भी जाएंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान वो चाहते हैं कि जो तनाव वाला माहौल है वो कम हो। बट यस, ये भारत ने क्योंकि ईरान की आइसोलेशन और इंटरनेशनल सैंक्शंस का फ़ायदा उठा के चाबहार डेवलप करने का एक इंडिया दिया था, जिससे वो बाद में पीछे हट गए, मगर इसी बहाने उन्होंने वहाँ पे बहुत सा असर और रसूख कायम किया। वो टेररिस्ट सेल भी वहाँ से ऑपरेट करते रहे। फिर ईरानियन सॉइल में इनका काफ़ी असर और नफूज़, इनका असर और रसूख है। और पाकिस्तान को ज़ाहिर है वो पहले भी मुख्तलिफ चैनल से ये कन्वे किया गया, अब भी कन्वे किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ ये कि भारत ने ये फॉल्स फ्लैग करने के बाद इंटरनेशनल हमदर्दियाँ अपने तरफ समेटने की भरपूर कोशिश की, बट जो करंट डेवलपमेंट है, यानी कि अब्बास इराक़ची साहब का पाकिस्तान आना, इसके साथ साथ अरब काउंसिल का ये कहना कि जी दोनों ममालिक जो है वो डी-एस्केलेट करने में मदद करें एक दूसरे की, राइट टू यूनाइटेड नेशंस एंड अमेरिका जिन्होंने भारत का बयानिया नहीं बाय किया, तो वहाँ तो इंटरनेशनली तो भारत की सुक्की हुई। बट आई वॉज वॉचिंग द मीडिया एंड
उनके जो वो एंकर से लेके और उनके जितने भी राइट विंगर्स हैं वो अब उन फैमिलीज को जो इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत मारे गए बेचारे, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिकॉज फ्रॉम बीबीसी टू अदर न्यूज आउटलेट्स कल एक बड़ा ही सिंटिलेटिंग किस्म का बयान था जो एक बेवा हुई है खातून उसमें, और ऑब्वियसली हमारी हमदर्दियां उनके साथ, कि हमारी सरकार ने हमें वहां पे यतीम और तन्हा छोड़ दिया। वो सिक्योरिटी कहाँ थी? उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पहलगाम से नीचे आप मकबूजा जम्मू कश्मीर में घूमें तो हर 30 मीटर पे आपको सीआरपीएफ नजर आएगी, लेकिन वहां पे नहीं थी। सो द थिंग इज के अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है अपने ही लोगों की तरफ मोड़ लिया है, एंड इट इज गोइंग टू फॉल सो मच फ्लैट कि लोग उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि छोड़िए पाकिस्तान को, पहले अपना जवाब तो दीजिए। देखिए, ये राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक पागलपन है, और कोई भी आइडियोलॉजी जैसा कि नाजीइज्म था जो एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को उन्होंने हाईजैक कर लिया था, और उसके बाद वो हॉलोकॉस्ट जैसे बारबैरिक इंसिडेंट्स पे मुनत्तिज हुआ। इसी तरह भारत भी इस वक्त आरएसएस, अभी 58,000 इनकी ब्रांचेस हैं जो कि बिल्कुल एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करती हैं, और बीजेपी को उन्होंने प्रॉप अप किया हुआ है। कोई अपोजिशन जो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है इलेक्शन में, तो ये लोग मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और हीलों के तहत उनको डिस्टेबलाइज करते हैं और इलेक्शन हराते हैं। पिछले 2 इलेक्शन में ऐसा ही हुआ, पॉपुलर वोट ज़्यादा लिया है अपोजिशन अलायंस ने, जीत मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी को मिल गई है। और ये जोड़ तोड़, इंड्यूसमेंट्स, कोहर्शन, अभी ये बिहार में इलेक्शन है तो वही टैक्टिक्स वहाँ आजमाए जा रहे हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी उसको ये प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की ज़द में है, और जब वो होता है तो फिर लॉजिक, रैशनैलिटी, रीज़न वो सारी पसे पुश्त रह जाती हैं। अब वो ये उस किस्म की सोच है जिसने अपने ही लोगों को कत्लेआम किया समझौता एक्सप्रेस में। उसके बाद 36 सिंह पूरा वाक़या आपको याद होगा, बिल क्लिंटन साहब आ रहे थे और उसमें 36 से 40 के करीब सिखों को इन्होंने खड़ा करके फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप दिया, मगर उसको बिल क्लिंटन ने भी बाय नहीं किया। और बाद में मैडलिन ऑलब्राइट की एक बुक थी, माइटी एंड ऑलमाइटी, उसके फॉरवर्ड में ये लिखा गया कि ये इंडिया ने खुद किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कर रहा है। तो वो इतना प्रेशर आया कि वो फॉरवर्ड उसको तब्दील करना पड़ा इंडिया में, हार्पर कॉलिंस जो उसके पब्लिशर्स थे। उसके बाद बालाकोट आपने देख लिया था, पुलवामा उन्होंने किया, और उसके बाद उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के उसको यूज़ किया अटैक करने के लिए। अब ये पहलगाम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और जो आप बता रही हैं कि वहाँ पहलगाम में उन्होंने सिक्योरिटी कोई नहीं थी, सिक्योरिटी भी नहीं थी, और कोई रेस्क्यू और फर्स्ट एड की मामलात भी नहीं थे। तो दैट इज़ वाई कैजुअल्टीज वहाँ ज़्यादा हुई हैं। अब ये देखिए, एक रियलिटी वो दुनिया को दिखा रहे हैं, झूठ कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और आइडियल है ये टूरिज़्म के लिए। अब टूरिज़्म के लिए ये जगह आइडियल वो क्या क्या के उन्होंने वो जो लोग जिनकी रिजेंटमेंट थी कश्मीर के अंदर, उनको एक किस्म का एंटाइस किया है कि इन पे अटैक करें, सिक्योरिटी उठा दी है एंड फैसिलिटेट भी किया है ताकि ये वाक़या हो, और उससे अपने ये जो तस्वीराती मुफादात हैं ये हासिल किए जाएँ। उसमें से एक मुफाद मैंने गिनवा दिया है। दूसरा ये था कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर पे मुब्तला करके डिस्टेबलाइज रखा जाए, उसकी इकॉनमी जो टेक ऑफ करने की अभी पोजीशन में आई थी दोबारा उसको पीछे धकेला जाए, और अपने जो प्रॉक्सीज हैं टीटीपी और बीएलए उनको एक नया लीज ऑफ लाइफ दिया जाए। और दूसरा हदफ तो उन्होंने सिंध ताश माहदे से इखराज की सूरत में वो हासिल किया है। तो ये इन मकासद ये इन्होंने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है, मगर दुनिया को भी अभी इनकी बयानिए की फतीक जिसको कहते हैं वो हो गई है, और वो उसको अभी बाइट नहीं कर रहे इनके बयानिए को। इनके जो हलीफ ममालिक हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है, उन्होंने भी सरफ़े नज़र किया है इनकी इस बयानिए से, और रूस ने तो बल्कि इनको कहा है कि मिल बैठ के आप करें, ये डी एस्केलेट होना चाहिए 2 न्यूक्लियर इनके दरमियान। और इस कमोबेश इसी किस्म की आवाज़ें अमेरिका की तरफ से आई हैं। 2 उन्होंने बेहतरीन कोशिश की है कि उनके अपने जो इंडियन डायस्पोरा और अपना क्लाउड है इनका, उसको इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयान ही दिलवा दें, मगर उसमें ये काम
और मजीद चूंकि अभी देखिए उनका completely agree with that. On the other hand हम उनके अंदर मुल्क में ही हम देख रहे हैं कि चाहे वो उनके फौजी अफसरान हो, एक्स मिलिट्री मैन हो, या इस वक्त अपनी सर्विसेज कर रहे हैं वो हो, मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, एंड देयर हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान और ह्यूमन काइंड वो इतना वाज़े तौर पर अब नज़र आने लगा है। कल एक खबर आई कि एक भारतीय फौजी है, उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली, उसके ऊपर उसको पनिश किया जा रहा है। इट्स द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड। आई मीन आप किसी भी इंसान के साथ इस तरह से कैसे पर्सनल ऐसी मोमेंट पर तो आप अपने जवानों को, अपने फौजी अफसरान को ज़्यादा कोशिश करते हैं कंफर्टेबल करने की, कितने मरीजों को वापस भेज दिया, हाँ, जो बेचारे दे हैव गॉन ऑन द डेथ बेड। हमने एक इंटरव्यू किया ब्रिगेडियर साहब एक फैमिली को, और उन्होंने हमें बताया कि अस्पताल का अमला उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनको छोड़ दें, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका ऑपरेशन हो जाने दें। उन्होंने रीस्केड्यूल किया उनका ऑपरेशन, लेकिन फिर भी चूंकि उनके पास रिकवरी का टाइम नहीं बचता और बड़ी कोशिशों के बाद भी अस्पताल इंतजामिया, उनकी अपनी अस्पताल इंतजामिया नहीं बचा सकी उन बच्चों को। तो आई मीन इट इज़ द हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड, नॉट जस्ट लाइक पाकिस्तान बट देयर ओन पीपल एज वेल एट द सेम टाइम। देखिए ये तो हमें स्कॉलर्स बता चुके हैं, जो एक स्कॉलर हैं जो इन्होंने साइकोलॉजी में बड़ा काम किया है, स्टाउब 2005 में उनका मुकाला है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी को डी वैल्यू करना हो तो उसको डी ह्यूमनाइज करते हैं पहले साइकोलॉजिकली, और वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है एज लेजिटिमेट टारगेट। तो ये बायनिया किस्म की हिंदुत्वा जो आइडियोलॉजी है, ये दूसरी माइनॉरिटीज़ को, चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, उनको ऑब्जेक्टिफाई करके डी ह्यूमनाइज करते हैं और उनके लिए किसी भी किस्म की एट्रॉसिटी जायज़ हो जाती है। और ये वो थिंकिंग है, ये वो ह्यूब्रिस है जिसकी गिरफ्त में बदकिस्मती से इनका भारत का एक बड़ा तबका आ चुका है। और ये जो दिफाई इनके मुबस्सिर होते हैं और मीडिया पे जो कमेंटेटर्स हैं, वो भी श्रिल वॉइसेस इस वक्त मेजॉरिटी में आ चुकी हैं, और जो सेन वॉइसेस हैं उनका गला घोंट दिया जाता है। अभी करण थापर हैं, उनके प्रोग्राम में मैं एक अजय सोनी साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी जंग से गुरेज का मशवरा दिया और वो जो दोवल वाला पुराना फलसफा था उसकी तरफ जाने को कहा, यानी कि एक तरफ जंग से रोक रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। टेनर वॉइसेस आल्सो वो उस वक्त भारत में उनके लिए स्पेस बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि मीडिया जो है उसको वो खरीद है कारपोरेट जो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये ऐसी है कि भारत में तो मुख्तलिफ आ रहा है इस पर, लेकिन पाकिस्तान यकजुट है, और चाहे वो अस्करी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, अवाम हो, कोई भी हो। तो और गुज़िश्ता रात एक बहुत अहम मीटिंग भी हुई, उसमें मौजूद थे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब कुछ बताइए गुज़िश्ता रात की मुलाकात का अहवाल, और कौम को बताइए कि तमाम के तमाम तर अफराद, चाहे वो अस्करी क़यादत है, सियासी क़यादत है, एक पेज पर हैं इस मामले को लेकर। देखिए, मैं तो अज़राए मज़ाक ये बात करूँगा कि जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक क़याम पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म नहीं किया था, बल्कि जिस तरीके से भारत के अक़लीती सूबों में रहने वाले मुसलमानों ने जो है वो लाजवाल कुर्बानियाँ दी, 20 लाख जानों का नजराना दिया, और जिस तरह सारे बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमान जिस तरह मुत्तहिद और मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म थे, तो मुझे लगता है कि गुज़िश्ता अगर 70-75 सालों में हमारे यहाँ किसी भी वजह से नज़रियाती तकसीम रही, सियासी तकसीम रही, फिर कुछ लसानी तकसीम भी नज़र आती रही, सूबाई बैनुल सूबाई मामला थे, मुझे लगता है कि अब मोदी सरकार ने जो है वो बैल मुझे मार का किरदार अदा करते हुए ये जो हरकत ये इक़्तिहाम किया है कि पानी जैसी जो जिंदगी के लिए जो वाइट गोल्ड है, कीमती शय है, और तमाम पानी के माहिरीन और तमाम जो मईशत के माहिरीन कहते हैं कि अगली जंगे अल्लाह ना करे हुई, तो वो पानी की जंगे होंगी, फसादात पानी के होंगे। तो मोदी ने तो ये साबित कर दिया कि वो एक बुनियादी इंसानी मसले को लेकर अपने गुरूर और तकब्बुर में, अपने जंगी जुनून में जो वॉर हिस्टेरिया, वॉर मॉन्गरिंग है और जो पाकिस्तान फोबिया है,
उसको लेकर अपने तमाम जो इक़दामात खारजी उसमें हुए हैं, देखे ना हसीना वाजिद को जिस तरह सपोर्ट थी, बांग्लादेश में जिस तरह उनकी मदाखलत थी, भारत की पसपाई हुई, उसे हसीना वाजिद को पनाह देनी पड़ी। कनाडा की हुकूमत ने जिस तरह पूरी दुनिया में लॉबिंग करके भारत के चेहरे को बेनकाब किया, वहाँ एक सिख जो है वो रहनुमा को जिस तरह इनकी इंटेलिजेंस रॉ ने उसको हलाक किया, ये सारी बातें आप देखें तो ये इंटेलिजेंस तो ये तो मोदी सरकार ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सारी सियासी जमातें एक आवाज में बात कर रही है। हमारे तमाम समाजी माशरती शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग एक आवाज में बात कर रहे हैं। और अगर हम जंग नहीं चाहते, अफवाज पाकिस्तान ने भी वाजे किया, हमारी हुकूमतों ने भी वाजे किया, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर जंग ही सही, हम उसके लिए तैयार है। जो तैयारी से हमें आगाह किया गया, जो उसके जो टेक्निकल पहलू हो सकते हैं, जो उसकी काइनेटिक जो साइड है हमारी इस दिफा की, उस पर जिस तरीके से हमें एतमाद में लिया गया, तो ना सिर्फ हम पुरअज़म हैं, जज्बाती हैं, पूरे जज्बे से भरे हुए हैं, तो वो सिर्फ जज्बातियत की हद तक जज्बाती नहीं बल्कि हमारी तैयारी भी हर लिहाज से बिल्कुल जी, हर तरह के एक्शन के लिए भी तैयार है। फारूक साहब, एट दिस टाइम हमें ये पता है कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, प्रॉम्प्ट रिएक्शन था, पाकिस्तान ने इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह से समझा, एनालाइज किया और रिस्पॉन्ड किया और क्लैरिफाई कर दिया कि किसी भी मिस एडवेंचर के लिए आप फिर जवाब के लिए भी तैयार रहे। वो राइटली सेंड हुआ, तभी वहाँ से हमने देखा कि सुकून हो गया है और अब हम देख रहे हैं कि गुब्बारे में से हवा निकलती नज़र आ रही है। बट द थिंग इज़ कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो ये सारा कुछ जो भी उन्होंने एक क्रिएट करने के, हमें पता है कि वो हमेशा से चाहता है पाकिस्तान फाइनेंशियली ड्रेन हो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कंटेन किया जा सके और भी बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स हो या दीगर चीज़ें हो, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कम हो जाएँ। बट हम क्या कर सकते हैं? आई मीन ये जो पानी वाला मामला है, क्या हम इसके रेपरकशंस के लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ से मरीज़ वहाँ जाते हैं, इंडिया में इलाज सस्ता है, तो जो पाकिस्तान से जाने वाले लोग हैं उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन जिस तरह से उन्हें डील किया गया, क्या हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में खुद मेडिकेशन जो है वो सस्ती हो सके, कुछ और मुल्कों की तरफ जाया जा सके जहाँ से ऑप्शंस हों पाकिस्तानियों के पास कि अगर पाकिस्तान से वो इलाज नहीं करा सकते तो और कहाँ सस्ता हो सकता है ये इलाज। सर्टन अदर थिंग्स जो इस वक्त हम देख रहे हैं जहाँ पर कोशिश करना चाह रहा है कि किसी नर्व को प्रेस करे इंडिया, हम क्या कर रहे हैं, क्या इकदाम उठा रहे हैं वहाँ पर, क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ देखिए, पानी जैसी शय पर सियासत करना सबसे पहले तो पूरी दुनिया और फिर ये वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से ये माहिदा हुआ था 1960 में कि भाई 3 दरिया उन्हें दिए गए, बाकी 3 दरिया पाकिस्तान के लिए मखसूस रखे गए। और जाहिर है कि इतना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी अभी इंडिया के पास भी नहीं है तो वो इस पानी को रोक सके। टेक्निकली प्रैक्टिकली तो इंडिया के लिए पॉसिबल वैसे भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे हमें किसी लिहाज से तंग नहीं कर सकता या परेशान नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी को पानी की नेमत से महरूम करना, ये पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में इस वक्त जो इसराइल और गजा को लेकर जो क्राइसिस है, फिर यूक्रेन का क्राइसिस है, ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख सबसे बड़ा क्राइसिस क्रिएट होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया में जो क्राइसिस होगा उसके माहौलियाती असरात होंगे, उसके क्लाइमेट चेंज पर असरात होंगे, उसमें हमारी ज़राअत से लेकर बाकी जो हमारे शोबे उस पर पीने के पानी के असरात होंगे। तो मेरे ख्याल में ये कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ये यज़ीदियत का जो अंदिया दिया गया है, तो मेरे ख्याल में अगर वो उस तरफ जाता है तो ये एक पूरी दुनिया से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो भारत जो है वो एक महाज़ाराई मोल लेगा और बहुत बड़ा पंगा जो है वो मोल लेगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ भी ऐसे सेनर एलिमेंट्स बहरहाल मौजूद है जिन्होंने देखे ना वो मुनक़सिम है। वो तो साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस बात का खतरा नहीं कि वो पहल करें। भाई जाफर एक्सप्रेस जो हुआ था बीएलए के ताने बाने वाज़ेह तौर पर इंडिया से, तो पाकिस्तान ने तो ये नहीं कहा कि भाई ये इंडिया इसमें इस तरह से मुलव्विस है, सबूत शवाहिद से पहले कोई इस तरह की बात ही नहीं की। और ना पाकिस्तान ने कहा कि अब हम भी जो है वो स्ट्राइक करेंगे, लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, हमारा भी हक है। जो वहाँ से देखे ना उनके तो जासूस पकड़े गए हैं ना, जो हमारी जेलों में है। अभिनंदन भी तो पहले आया था तो एक पायलट गिराया था, अब आके अपना शौक पूरा कर ले, पूरा स्क्वाड्रन गिराएंगे। पहले चाय की एक प्याली पिलाई थी, पूरे के पूरे ड्रम
भिजवा देंगे उस स्क्वाड्रन के साथ। तो ये जज्बा अगर हो जिस कौम में, तो उसके बाद ये बिल्कुल फारूक साहब, और उसमें हम देख भी रहे हैं कि इसकी गम्माज़ी भी अब आला सतह पे हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और यकीनन सादिया जो सवाल किया था वो ये कि हम इन तमाम तर चीज़ें जो भारत करता है, सेहत से लेके पानी के मामला तक, हम उसमें खुद कफील क्यों नहीं हो जाते? सो आई थिंक लेटर ऑन वील टॉक अबाउट दैट। अच्छा, हम क्यों नहीं हो पा रहे उसकी एक वजह भी है ना, बिकॉज हमारे यहाँ सो कॉल्ड क्लेम टू फेम पीपल जब आती है बारी तो बात नहीं करते उस पर। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे आपको भी पता है जब से मामला हुए भारत ने कहा पानी बंद कर देंगे, लेकिन वो वहां से लेके अब यूट्यूब सोशल मीडिया ही बंद कर पा रहा है बेचारा, इसके अलावा और वो भी नहीं बंद हो पा रहा। I mean, like people are watching Pakistani media on Facebook, on Twitter and other mediums. So अब उसमें जी वो what are you good for? आतिफ असलम को ब्लॉक कर दिया, बाबर आजम को ब्लॉक कर दिया, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं वहाँ पे। फनी, पता है, दिस इज नॉट सीरियस, दिस इज फनी। मतलब आपकी इससे ऐसा अंदाजा होता है कि आप कितने हारे हुए हैं, कि आपका बस नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपने उर्वा हुसैन को ब्लॉक कर दिया, तो हानिया आमिर को ब्लॉक कर दिया, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि उनके लोग नीचे जाके जो है वो कमेंट्स पे लिख रहे हैं कि जी हम वीपीएन पे आ जाएंगे। बट नाउ दिस ओके, देयर यू गो। हानिया आमिर का ये कमेंट है जिस पे लोग क्या है, उन्होंने आखिर में कहा भी कि भाई मैं रो दूंगी, मैं बता रही हूँ मैं। That was also sarcastic, अगर आप लोग समझ सके वो जिसमें पाकिस्तानी चैंपियन है, अगर आप समझ सके तो ना। लेकिन अब असल सवाल ये है कि हमने सरहद के उस पार से बिला तफरीक देखा कि फ्रॉम देयर so called conventional media to their social media, everybody chipped in, और हर किसी ने कहा जी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, बगैर सबूत के कहा, चाहे गलती कहा, but everybody was putting their part। ठीक है, जो भी। लेकिन यहाँ से हमारे इतने बड़े बड़े मारूफ मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनमें खातून है जन्नत मिर्जा और डकी भाई एंड आई एम द लकी वन के जिन्होंने इनका कोई कंटेंट नहीं देखा अभी तक, और नादिर अली जो हमेशा से कहते हैं कि इंडिया के बारे में बताएं कुछ। अच्छा, मेरे ज़हन में फैसल ये चीज आती है, व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मुझे फलस्तीन के मामले पर बेला हदीद वाला याद आ रहा है। शी लॉस्ट ह्यूज स्पॉन्सरशिप, यू नो, जस्ट बिकॉज उसको फलस्तीन को सपोर्ट करना था। I really want to ask कि जब मैं ये मैसेज देती हूँ, मैं ह्यूमैनिटी का मैसेज देती हूँ, I really want to ask जब मैं लोगों के साथ प्यार का मैसेज देती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर, एंड आई थिंक एक और भी चीज़ है मेरा आपसे इस पे एहतजाज है। अच्छा बोले। बेला हदीद को आप कंपैरिजन, नहीं ये गलत बात है। आई थिंक वी ऑल एज ह्यूमन आर इक्वल, ये तो है ना। नॉट एज ह्यूमंस बट एज इन्फ्लुएंसर्स, एज कंटेंट क्रिएटर जो फॉलो करते हैं, जो ये बात करते हैं, मैं जिसको फॉलो कर रही हूँ ना फैसल, मैं उसकी तरफ आऊंगी। सो इफ यू आर यू नो फॉलोइंग अ बिगर इन्फ्लुएंसर देन योरसेल्फ, तो फिर आप उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज मिसिंग। सो द सिचुएशन इज, सूरत हाल ये है कि ये जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, जिसको उर्दू में मुतासिर कर देने को कहते हैं, अब असल इम्तिहान है। और ये जो कहते हैं कंटेंट क्रिएटर, मवाद बनाना और इसको प्रोड्यूस करना, अब है इसका असल इम्तिहान। करें, बताएं और आगाह करें कौम को, रादर देन गोइंग फॉर ओनली द प्रैंक्स के किसी कुत्ते के पीछे जाके हॉर्न बजा दिया, अपने आप को गंजा कर दिया, एंड यू नो डूइंग अदर स्टफ। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म से मुझे एक और मैसेज भी सेंड करना है टू ऑल द, अभी कोई भी मुझे अगर इन्फ्लुएंसर देख रहा है कि यू नो अपने आप को आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा उठाएं, पढ़ें, देखें। कई बार तो ऐसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो व्हाट्स गोइंग अराउंड, so what's happening, you know, so it's important कि आपको पता तो हो कि भाई हो क्या रहा है दुनिया में, ताकि आप उसके ऊपर कमेंट तो कर सकें, आप अपना इजहार ख्याल तो कर सकें। there are people जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मुजम्मिल से लेके बाकी सारे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but then there are people कि जो सिर्फ इक्तफा करते हैं। At least show unity with your people, at least show unity with your government, at least show unity and at least show कि भाई क्या गलत और सही के बीच में डिफरेंशिएट करना अगर आपको आता है तो आप पॉलिटिकली करेक्ट भी हो सकते हैं। That's the message that I want to tell। बोल के लब आजाद है तेरे। इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं बता रहा हूँ ना, हम पसंद लोग हैं पाकिस्तानी, बट व्हेन इट कम्स के कोई हम पे प्रेशर डाले तो फिर हम उसका जवाब देते, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो। लेकिन फिर हम मेहमान नवाज भी हैं, क्योंकि अगर जंग के मैदान में हराते हैं तो चाय पिलाते हैं, और अगर बॉक्सिंग रिंग में हराते हैं
तो फिर आपको तबर्रुक के तौर पे करतारपुर की मट्टी भी पेश करते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी थाईलैंड में होने वाले पाक भारत बॉक्सिंग मुकाबले में फतह अपने नाम की और रैंकिंग फाइट थी। भारतीय बॉक्सर थे तरजोत सिंह बावा, उनको उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन इतना अच्छा फिर मैसेज दिया कि ये खेल खेला। फुटेज भी देख सकते हैं, शहीर अपने साथ करतारपुर की मिट्टी लेके गए थे, वो उन्होंने तरजोत को पेश की। तरजोत ने फिर अपनी जो है वो आप देख सकते हैं कि एहतरामन उस मिट्टी को चूमा एंड देन ही इज़ टेकिंग दिस मैसेज बैक टू द कंट्री जहाँ पे हमारे खिलाफ बहुत नफरतें उभार रहा है वादा। बिल्कुल, इस पर शहीर से ही बात कर लेते हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये फाइट जीती बल्कि लोगों को भी जीता। फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड सेकंड थिंग, आई थिंक द काइंड ऑफ अ मैसेज जो उन्होंने भेज दिया होगा। बहुत शुक्रिया शहीर, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइए कि थाईलैंड में बॉक्सिंग के मैदान में पाक भारत बॉक्सिंग टाकरे का जो एक्सपीरियंस था वो आपके लिए कैसे रहा, और जीत के बाद क्या इमोशंस थे आपके? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया और जी बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इससे पहले भी मैं भारत से खेल चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और इसीलिए फ़ाइट भी 4-5 राउंड चली और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाइट टेक्निकल नॉकआउट। शहीर, करंट जो सिचुएशन है उसके बावजूद आपने फाइनल राउंड में जीत कर और उसके बाद जो बाबा गुरु नानक की सरजमीन की मुक़द्दस मिट्टी थी वो भी तोहफ़े में जो आपके हरीफ थे उनको पेश की, उनकी जानिब से तासुरात क्या थे? जी देखें, मेरा जो ओपोनेंट था वो सिख बरदरी से था और हमेशा मोहब्बत से पेश आना, एहतराम से पेश आना, ये हम पाकिस्तानी लोगों की रवायत है और मैंने भी वही किया जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे सिखाया है। मैंने यहाँ से पाकिस्तान से उनके लिए मिठाई भी लेकर गया था और जो उनके गुरु नानक बाबा की मुक़द्दस उनके लिए ज़मीन है वहाँ से मट्टी लेकर गया था और वो बहुत खुश हुए, उस मट्टी को उन्होंने चूमा और ये जानकर आपको और भी खुशी होगी कि वो भी मेरे लिए वहाँ से इंडिया से बिस्किट्स उनके जो हैं वो लेकर आए थे, मिठाई लेकर आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल में ये जो भी पहलगाम वाक़या है जो भी है, ये मेरे ख्याल में इसको स्पोर्ट्स और हमारी जितनी अवाम है इससे ना जोड़ा जाए और हम सब एक प्यार करते हैं, इंसानियत ज़िंदा रखना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से ही रहेंगे तो इंसानियत जिंदा रहेगी। बिल्कुल, एंड आई आल्सो से शहीर के जो राइवलरीज है ना वो राइवलरीज हेल्दी भी हो सकती है। वेल, प्रोफेशनल फाइट की बात कर रहे हैं हम। भारतीय हरीफ अब तक अपने करियर में 8 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त रहे हैं और आपके हाथों उनकी लगातार जीत को अब ब्रेक लग गया है। तो इस फाइट से कबल कितनी आप पुरुमीद थे कि जीत आपकी होगी? एंड एनीवेज, जीतते या हारते आप अपने साथ मिठाई और करतारपुर की मट्टी तो ले ही गए थे। जी देखें, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टास्क था ये। एक तो ये जंग की जो मौजूदा सूरत हाल है ये थी, उसके अलावा हर पाकिस्तानी मेरे फ़ैन का मैसेज आना और मेरे दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबके कि हारना नहीं है, ये भी एक प्रेशर था मेरे ऊपर। उसके बाद एक अनबीटन लड़का जो बिल्कुल अभी तक नहीं हारा, पूरे एशिया में उसने मेडल्स जीते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टास्क था और मैंने इसके लिए आज से जब 3 महीने पहले ये फ़ाइट लॉक हुई थी तो तब से ही मेहनत शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का सिला मुझे मिला और मैंने अपने फाइटर को, जो मेरा ओपोनेंट था, उसको टेक्निकल नॉकआउट किया। अब ये बताइए कि अक्सर हमारे शो में आके खिलाड़ियों के लिए हुकूमती सपोर्ट पर आवाज़ उठा चुके हैं, इस बार सूबाई हुकूमत ने कोई सपोर्ट किया? आपकी बिलावल से कोई मुलाकात भी हुई है, तो उसके बाद क्या सिंध हुकूमत ने कोई माली मदद के हवाले से कुछ कहा? जी देखें, जो भी स्पोर्ट्समैन होता है उसके लिए माली ताउन का होना बहुत ज़रूरी है, भले वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हों या फिर हुकूमती सतह पर उसकी मदद हो। और थैंक्स कि आप लोग आवाज़ उठाते हैं हम जैसे बॉक्सर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने मुझे इस फाइट के लिए सपोर्ट किया, और स्पेशली नासिर हुसैन शाह साहब जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, सीएम साहब जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुराद अली शाह साहब, और थैंक यू सिंध गवर्नमेंट। वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड कि आपका मैसेज ना सिर्फ सेंड हुआ बल्कि वो माली मदद भी आपके लिए आ जाएगी। प्रोफेशनल फाइट में आप अब तक 15 के करीब फाइट्स जीत चुके हैं। अगली फाइट कौन सी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या प्लान किया हुआ है? जी देखें, अभी तक मैंने 18 प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट्स खेली हैं, जिसमें से मैं 16 जीता हूँ, 1 हारा और 1 ड्रॉ किया है। और मेरी जो नेक्स्ट फाइट है वो WBA इंटरनेशनल टाइटल के लिए है इंशाल्लाह,
और मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इस फाइट के लिए भी सपोर्ट किया जाए और मैं इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में बोल के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह वो इस खेल में अपना नाम बना सकते हैं? जी देखें, बॉक्सिंग फैंस जितने उनके लिए मेरा यही पैगाम है, अगर वो बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो साथ साथ अपना सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें आजकल के दौर के हिसाब से मजबूत रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना आप दिखेंगे तो आपको कंपनीज अप्रोच करेंगी, आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे और उसके बाद ही आप बड़ी फाइट्स खेल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए स्पॉन्सर्स का होना बहुत ज़रूरी है और वर्क हार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क थ्रू आउट सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप आगे सामने नज़र आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ना सिर्फ हमें टाइम दिया बल्कि एक बड़ी अच्छी एडवाइस भी दी। बट आई रियली वांट टू से फैसल कि काश कि ऐसा हो कि हमारे सिस्टम्स इतने मजबूत हों कि इस तरह का कोई मैसेज किसी भी एथलीट को सेंड ना करना पड़े। इंस्टेड ऐसा हो कि ग्रास रूट लेवल से ही उनको ये मौका मिल जाए कि अगर वो अच्छे प्लेयर हैं और उनमें स्किल है या वो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने स्किल को बिल्ड कर सकते हैं, तो उन्हें स्पॉन्सर्स खुद ही अप्रोच करें और खुद उनका इंटरेस्ट हो, ताकि इनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट ना हो। दे कैन फोकस ऑन देयर गेम, दे कैन फोकस ऑन देयर टारगेट्स। अटेंशन जब इस पे रहेगी कि होटलिंग हमने खुद करनी है और बाकी मामला खुद करने, बट इसके बावजूद अगर जीत रहे हैं तो फिर क्या? बड़ी बात जीत रहे हैं कराची किंग्स भी, वो भी लाहौर कलंदर के अपने होम ग्राउंड में। बारिश भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन लाहौर नहीं बचा सका इस शिकस्त को। और 18 पे 48 और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है बॉस। 18 पे 48 याद आ रहा है आपको वर्ल्ड कप और ये वो वाला, तो तारीख में अपने आपको दोहराया, लेकिन इस बार पाकिस्तान इंडिया नहीं था, ये तकरीबन पाकिस्तान इंडिया ही हो जाता है। मैंने लाहौर से कराची, सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई, अच्छा हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। मैं खुश हूँ कि फाइनली PSL में अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले जब क्वेटा ने हराया बिल्कुल आखिरी लम्हात में, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो मैच था इस्लामाबाद के अगेंस्ट हसन नवाज ने, और कल दोबारा से एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। फैंस के लिए एक डिलाइट है क्लोज एनकाउंटर्स। एब्सोल्युटली, कल का मैच बहुत ही ज़बरदस्त था और मैं समझता हूँ इस सीज़न में जो 2-3 मैच हुए उनमें से एक मैच था जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। कराची किंग्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो टारगेट को चेस करते, क्योंकि बीच के ओवर्स में लाहौर कलंदर ने थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन किया था, लेकिन कराची किंग्स के जो बैट्समैन थे शायद वो तैयार थे कि आखिरी ओवर्स में हमें क्या करना है, और उन्होंने वही किया आखिरी ओवर्स में जो उन्हें करना था। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन आप ये देखिए कि कराची किंग्स की बैटिंग जितनी अच्छी थी, लाहौर की बॉलिंग उतनी खराब रही। लाहौर ने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया था, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ है लाहौर कलंदर्स के लिए। कज़ाफी स्टेडियम की पिच जो है वो पिछले 4-5 मैचों में फास्ट बॉलर्स को मदद दे रही थी, और कल के मैच में उनकी मैनेजमेंट ने, मैं हैरान था कि आप 3-4 स्पिनर्स के साथ, वो भी तीनों चारों स्पिनर जो हैं वो इतने अच्छे कोई स्पिनर्स नहीं है, और उसके बाद क्या बारिश की वजह हो सकती है they thought that they want to add a spinner? नहीं, बारिश की वजह से ऐसा होता है कि हवा में नमी होती है तो फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। बॉल हवा में Does it have anything to do with the grip and all? नहीं, ग्रिप के साथ भी मसला होता है, क्योंकि स्पिनर्स को ग्रिप का ही सारा काम है। स्पिनर्स का सारा काम ग्रिप का है। वहां पे बॉल अगर गीला हो जाए तो ना वो बॉल टर्न लेता है, ना ब्रेक लेता है, ना उंगलियों में सही तरह आता है, जबकि फास्ट बॉलर्स को हमेशा बारिश से मदद मिलती है। इसीलिए, लेकिन हैरत की बात है कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो है वो कल सारी ओवर पिच बॉलिंग करता रहा, जबकि पता था कि बैट स्विंग होना है इरफान नियाजी का, और वहां पे उन्होंने जो बॉलिंग की है वो मेरी अकल से बालातर थी, कैसी बॉलिंग कर रहे हैं वो। फिर उसके साथ ये कि कराची किंग्स के जो ये हारिस रऊफ का प्रॉब्लम रहा है इन द प्रेशर गेम्स। आई थिंक आई हैव सीन हिम लाइक, लेकिन सिर्फ हारिस रऊफ का प्रॉब्लम नहीं रहा है, कल शाहीन शाह अफरीदी का भी प्रॉब्लम बहुत खुल के सामने आया है। अच्छा, बारिश भी इतनी नहीं हुई थी, आउटफील्ड बहुत गीला हो गया हो कि गेंद गीला होकर ही बार-बार आ रहा हो। जब 15 ओवर का पहला इनिंग्स हो गया, उसके बाद तो हो गई ना खत्म, वो तो नलिफाई हो गई चीज। सो शाहीन शाह अफरीदी, और आपको याद होगा हैदर साहब के जो कीपर हारिस हैं जल्मी के, उन्होंने एक बयान दिया था कि शाहीन को इधर उधर एक शॉट लगाओ या अपना कंपोजर भूल जाता है। मैं जरूर इस पर डिस्कस आपसे भी करूंगा। कल जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी शाहीन शाह अफरीदी आए, बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन लिख रहे हैं ही वाज रूड। उन्होंने 2-3 बिल्कुल हाँ नहीं और ये करके जवाब दिया, एंड देन ही वेंट अवे। सो टेम्परामेंट का इशू है शायद।
अच्छे लूजर नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल टेम्परामेंट का इशू जो है आज से नहीं है, बल्कि ये पिछले 2-3-4 साल से है। जब से उनको कप्तानी से हटाया गया है वो बहुत ज्यादा ही रूड हो गए हैं। जब उनको पाकिस्तान की कप्तानी से 2-3 मैचों के बाद हटा दिया गया था। लेकिन बात ये है कि ऐसे प्लेयर जब आप कहीं भी खेलते हैं तो आपको ऐसे प्लेयर सोचना पड़ता है, आप कप्तानी और सब चीजें भूल के करना पड़ता है। और शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये बात सिर्फ हारिस ने नहीं बल्कि हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के और इंटरनेशनल, वो सब ये बात करते हैं कि शाहीन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करना नहीं आती है। उनके पास स्विंग भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां पे ओवर पिच नहीं करनी है वहां वो ओवर पिच करते हैं। कल उन्होंने शॉर्ट पिच किए ऑफ स्टंप से बाहर, जो बड़ी आसानी के साथ स्क्वायर पे उन्होंने छक्के मारे कराची किंग्स के बैट्समैनों ने। तो यहाँ पे बॉलर्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करनी पड़ती है। जैसे आप देखें इस वक्त अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबसे अच्छे कोयटा के बॉलर्स हैं। वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं, खुर्रम शहजाद बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करते हैं कि कहाँ पे हमें जो है ओवर पिच करनी है, कहाँ शॉर्ट पिच करनी है, कहाँ पे बैट्समैन को वैरायटी देनी है, थोड़ा सा स्पीड में वेरिएशन लानी है। तो ये चीजें जो है मुझे नहीं पता शाहीन क्यों नहीं सीख सके, लेकिन इन द एंड आप ये देखें कराची ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है। और कमेंट्री में आमिर सोहेल साहब ने 2 दिन पहले ये दावा किया था कि लाहौर कराची को चारों खाने चित कर देगा, लेकिन कल कराची ने लाहौर को चारों अच्छा, कल कराची की जो बिल्कुल एंड पर आकर बल्लेबाजी हुई, अपना सवाल जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा कि कल एंड में आके जो कराची की जानिब से बल्लेबाजी हुई उस पर भी आपका कमेंट चाहती हूँ। बिकॉज जब 7 क्रीज पर मौजूद थे, दोनों जानिब सब देख रहे थे, यंग बैटर्स मौजूद थे, वी वर टॉकिंग एट दैट पॉइंट टाइम कि ये आज क्या मैच फिनिश कर सकेंगे या 7 वहां तक मैच ले जाएंगे कम से कम, कि जहां से लगे कि कराची के हाथ में मैच आ गया। देखिए कल का मैच बहुत ही क्लिंच मैच था और हर सूरत में कराची जीतना था, लेकिन कराची के मैनेजमेंट को सलाम है, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया साद बेग को खिला के, क्योंकि साद जो अंडर 19 कैप्टन रहे हैं इस सीजन में, 1-2 मैच ही खेले हैं और एक ऐसे बड़े मैच में आप जब साद को खिला रहे हैं इसका मतलब है मैनेजमेंट को उन पर बड़ा एतमाद है और ये बड़ी खुशी की बात है। और हमने इस सीजन में 2-3 बड़े अच्छे यंगस्टर्स देखे हैं, नईम है लाहौर कलंदर्स के, शहजाद हैं और उसके साथ यासिर खान है मुल्तान के, और फिर उसके बाद ये कल 7 की हमने बैटिंग देखी है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो इंशाल्लाह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह फिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपना होपिंग कि हमें नाफे भी देखने को मिले थोड़ा बहुत। लेट्स सी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे हमारे साथ। आपको कहेंगे खुश आमदीद। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा और पाक भारत कशीदा सूरत हाल के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कॉल पर तमाम सियासी जमातों को इसमें शिरकत की दावत दी गई है। बिल्कुल, इजलास में पाक भारत कशीदगी के बाइस पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस पर बहस होनी है। इजलास का 38 निकाती एजेंडा है जिसे जारी कर दिया गया है और भारत की हालिया जंगी जाहरियत, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली गौर किया जाना है। अब इजराइल का कहना है कि हुकूमत ने भारतीय जारियत के खिलाफ एक मुत्तफ़िका करारदाद लाने का फैसला किया है जो आज के इजलास में पेश की जाएगी। ये करारदाद पाकिस्तान की सियासी क़यादत की मुश्तरका सोच की अक्कास होगी और इसका मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की इश्तिआल अंगेज़ी को बेनकाब करना है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़ाद चौधरी, नुमाइंदा बोल इस्लामाबाद से। फ़ाद चौधरी, ये बताइएगा कि आज का जो एजेंडा है वो तो हमने देख ही लिया है कि किन मामलात पर बात होगी, कौन कौन आज के इजलास में मौजूद होगा और मुल्की मामलात के अलावा दीगर कौन से और इशूज़ हैं इंटरनल जिस पर बात होगी पाक भारत मामलात के अलावा? जी देखिए, भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, भारत की जानिब से बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात हों या भारत के नापाक अज़ाइम हों, इस हवाले से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होने जा रहा है जिसमें भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो भारतीय यकतरफ़ा इक़दामात हैं, ख़ुसूसी तौर पर सिंध तास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुलतवी करने के ख़िलाफ़ एक मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातें, जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, वो यकजुबान होकर भारत की मुज़म्मत करेंगी, भारतीय इक़दामात की मुज़म्मत करेंगी और भारत को ये बावर करवाया जाएगा कि पार्लियामेंट जो है वो भी अवाम की तरह इस मुल्क की हुकूमत और रियासत के साथ खड़ी है और किसी किस्म के भी नापाक अज़ाइम जो है वो भारत के उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम भरपूर तरीके से तैयार है। गुज़िश्ता शब DGI-SPR और वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से पार्लिमानी सियासी जमातों के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्हें एक बैकग्राउंड
ब्रीफिंग भी दी गई और भारत के का जो झूठा प्रोपेगेंडा है उसे बेनकाब किया गया। तमाम तर तफसीलात से सियासी जमातों को आगाह किया गया और इसी की रोशनी में आज कौमी असम्बली में इस पर भरपूर बहस की जाएगी। तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, इस बहस में हिस्सा लेंगे, भारत की मजम्मत करेंगे और एक भरपूर करारदाद मंजूर करवाई जाएगी कौमी असम्बली में, जिसमें भारत के एकतरफा इक़दामात की मजम्मत करने के अलावा आलमी बरादरी से ये तकाजा किया जाएगा कि वो पाकिस्तान का साथ दे और भारत का जो झूठ है उसे बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए फात। इसी पे बात कर लेते हैं सीनियर तर्जमाकार एहतशाम उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात भी देर रात तक इजलास होता रहा, फिर उसकी तफसीलात सामने आई, आज फिर इजलास होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से तो इस वक्त तमाम तर जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया है, अस्करी क़यादत है, वो सर जोड़ के बैठी है और वो दो टोक जवाब भी दे रही है, बहुत ही मुदब्बिराना जवाब दे रही है। अगर कंपेयर करें हम उस तरफ से जहाँ पे सिर्फ जंग की रट लगाई जा रही है और वो रट भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, इसका शोर कम होता जा रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे फैसल सवाल तो लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर यही पूछा जा रहा है कि जी 22 तारीख को पहलगाम का वाक़या हुआ था, आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक सारे मामले को सुलझाने में हिंदुस्तान क्यों नाकाम रहा। अब जो सवाल अमूमी तौर पे पूछा जाता है और मैं और आप नहीं पूछते, कल का आप देख लें टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, एनडीटीवी ने क्या कहा है, उनके मीडियाकार क्या कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी सर्टेन प्रूफ एविडेंस। आपको जब पाकिस्तान, और उन्होंने कहा है, उनके अखबारात को कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तान ने फंसा लिया ये कह के कि लेट्स हैव इंडिपेंडेंट एंड शफाफ इंक्वायरी, उस पर आप आ नहीं रहे हो। ऊपर से जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा ख़राब हुआ कि स्विट्जरलैंड ने कह दिया कि हम आपके दरमियान आने के लिए तैयार है, हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा के देने के लिए तैयार है। कल GCC के ममालिक ने, कल कोऑपरेशन कंट्रीज ने भी ये बात की। अमेरिका ने जिस तरह सपोर्ट हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वहाँ पे IMF का एग्जेक्टिव एडवाइजर जो हिंदुस्तान का, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इसलिए मुअत्तल कर दिया, इन बजाय ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो बात की, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्पेशली जो उनको अपनी मीडिया, आई मीन लाइक वी आर सो अवेयर कि किस तरह से इंडिया का जो मीडिया वो प्रोसेस करता है, वो किस तरह से एक न्यूज़ बनाते हैं, फिर उसके गिर्द कहानियाँ घड़ते हैं। एंड इफ़ दे आर सेइंग कि जी आपकी तरफ से प्रूफ नहीं आ रही है, इंडिया को बार बार बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रूफ नहीं आ रहा, दैट मीन्स द काइंड ऑफ अ डिफीट इंडिया हैड कि अब उनका जो मीडिया है वो भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग कि भाई हमारे पास कुछ सेल करने के लिए होना चाहिए, एंड इफ यू नॉट गिविंग अस दैट देन गिव अस द एविडेंस। बहुत हो चुका है, अब इसको डी एस्केलेट करने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो खबरें मुख्तलिफ कैपिटल से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि उनका मीडिया, उनकी सफारतकारी भी और बहुत से अवानों से डिफेंस के अहदाफ जो हिंदुस्तान चाहता था कि ये पहले 15 दिन में हासिल करेगा, वो नाकाम हो गए। अब फिर जो पाकिस्तान को टर्की और चाइना की इतनी भरपूर सपोर्ट मिल गई है, और मैं खबर के तौर पे एक चीज़ आपको बता सकता हूँ फैसल सादिया, कि अब जो JF-17 थंडर और J-10 जो जहाज दिए हुए हैं चाइना ने, वो इत्तलात ये है कि जी उन पे स्पेशल माउंट करने वाले मिसाइल भी चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी अपनी जगह पे कि अपने मिसाइल जो अपने, आपने देखा कल अब्दाली का परसों जिस तरीके से आप देखा उन्होंने तजर्बा किया, वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं, अमेरिका ही उनको कह रहे हैं कि भी आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में आप जीत सकते हैं कि नथिंग डूइंग यू विल नेवर एवर सक्सीड, अभी बेहतरीन तरीका यह है कि इंटरनेशनल ओपिनियन आपके खिलाफ हो रही है। पाकिस्तान का ये फैसला फैसल के आज सिक्योरिटी काउंसिल में या कल ये मामला उठाया जाएगा, बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि जी देखें, दो फरीक के दरमियान जब तनाज़ा होता है एंड इफ दे फेल टू सिक्योर एनी डिसीजन आपस में, तो फिर क्या होता है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात होती है ना। हम भी आपको कहते हैं कि जी कश्मीर के मसले पे थर्ड पार्टी आप करवा लें, वो नहीं करवाते, इस मसले को लेके आ जाएं सो दैट वंस एंड फॉर ऑल ये मसला जो इल्जाम तराशी प्रोपेगेंडे का, इसको खत्म किया जाता है। एब्सोल्युटली वंस फैसला है कि हमारी लीडरशिप जो है ना वो एक जगह इकट्ठी हो गई, बिल्कुल एक पेज पे है, और वंस एंड फॉर ऑल ये मामला जो है ना अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी तरफ से भी वो ड्रामेबाजी जो हो रही है बहुत बोरिंग हो रही है। थैंक यू सो मच, एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। चलिए अब जरा बहुत अहम मसाइल हैं दीगर भी, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ये तो ठंडा पड़ गया है। कुछ हमारे द रियल इशू इन आवर सिटी, और वो है कराची के कई इलाकों में पानी का बहरान। वो क्यों? क्योंकि 6 दिन हो गए हैं
और पानी की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। जो जामे कराची में आपने देखा था माशाल्लाह से, मैं चाहूँगा अगर हमारे पास वीडियो से तो हम ज़रूर चलाएं और हम दिखाएं कि ये तो वो मामलात हैं कि जो इस वक्त हो रही है। लेकिन जामे कराची के अंदर सादिया, मुझे जो सैलाब आया था, हमने देखा था जो पानी की पाइप, बीन देयर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, जो इनकी, क्योंकि यहाँ लेबॉर्ट्रीज हैं, बेसमेंट्स हैं और इनको इतना नुकसान पहुंचा है, आने वाले दिनों में हमें ज़रूर उस पर बात करनी चाहिए। मरियम हमारी नुमाइंदा जो है वो इस वक्त जावक हमें कह रहा था, खैर जहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये तमाम तर मामलात हुए थे। मरियम ज़रा बताइए क्या काम अब तक हो चुका है, कितना मजीद काम होना है कराची वाले और कितना इंतज़ार करेंगे? अब देखिए, बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ कबल जो पानी की लाइन जो है 84 इंच की फटी थी, अब उसका काम जो है, मुरम्मती काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाज़िर दिखा सकें तो ये साइफ है जिस पर अभी भी मज़दूर जो हैं वो मुरम्मती काम जो है वो तकमीली मराहिल के अंदर जो है वो दाखिल कर चुके हैं। अब लाइन की मुरम्मत जो है वो 99% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्द ही जो है इसको जगह को जो है दोबारा से मिट्टी डालकर जो है क्लियर कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वाटर बोर्ड के सब इंजीनियर मोहम्मद खालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या अपडेट है? आज 6ठा रोज़ हो गया है और अब तक कराची का एक बड़ा हिस्सा है वो पानी की फराहमी से जो है वो महरूम है। क्या समझते हैं कि ये काम मुकम्मल हो चुका है? अब कितने देर लगेगी शहरियों के घरों में पानी की सप्लाई बहाल होने में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारे जो है मंगल के दिन जो है लाइन बस्ट हुई थी है, उसके बाद बुध से हमने काम स्टार्ट किया था एमडी साहब के ऑर्डर के ऊपर और 96 आवर का हमें क्लोजर टाइम मिला था, एक टाइम फ्रेम मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह काम को मुकम्मल कर लिया है और बैक फिलिंग का मतलब थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा इसका और शाम तक इंशाल्लाह सप्लाई को हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की एक बड़ी तादाद या बहुत ज़्यादा बेशतर इलाका ऐसा था जहाँ पे पानी जो है वो मुनक़ता कर दिया गया था। अब आप समझ रहे हैं कि जैसे ही इसकी बहाली आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी तो फौरी तौर पर तमाम इलाकों में पानी आ जाएगा या इसको टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो धाबेजी से कराची तक की जो सप्लाई लाइन है वो तकरीबन 120 किलोमीटर की है, तो उसको टाइम लगता है आने में। पानी की लाइन सप्लाई नॉर्मल होने में तकरीबन 18 से 20 घंटे लगते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के पास होता है उस टाइप का यकीनन आज रात से जो है वो पानी की फराहमी की बहाली जो है वो शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता मंगल की रात तक जो है शहर कायद के तकरीबन तमाम ही इलाके जो कि इस पानी की लाइन के डैमेज होने से मुनक़ता हो गए थे, वहाँ पर जो है पानी की फराहमी। मरियम, आप इसकी डिटेल्स हमारे साथ डालें तो मेरे ख्याल में एक परेशानी से निकलते अगले में पड़ जाते हैं। एंड अब जब ये रिपेयर होगा, फिर रिपेयर होने के बाद इसका वेट किया जाएगा कि ये ड्राई हो जाए। कराची वाले लाहौर को जिंदा दिल कहते हैं, हम इतने जिंदा दिल हैं। वहाँ बच्चे ना जामे कराची में इस पे भी रीलें बना रहे हैं टिकटॉक पे, देखें पानी में कूद रहे हैं, जरिया हम ढूंढ लेते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, वो मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि पानी पानी हो गया। I don't care anymore। अच्छा सादिया, आपने देखा कराची शहर में मुख्तलिफ चौक चौराहों पे या फिर आपने कभी ऐसा किया? मेरे घर के करीब भी, yes, I have seen। बताओ आपका घर कहाँ? Anyways, तो वहाँ भी ऐसा मैंने देखा है कि लोग बहुत थैलियाँ भर भर के बाजरा एंड ऑल दैट फीड लेकर आते हैं कबूतरों की और उन्हें वो डालते हैं। I actually do take sometimes, मेरे बच्चों को मैं वहाँ ले जाती हूँ to see pigeons and all that। ये भी आप बच्चों को लेके जाती हैं वहाँ पे? Just to make them see the pigeons। नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि What is your reason for that? लोग कहते हैं कि जी सदका करते हैं, इससे बलाएं टलती हैं, लेकिन इससे जो बला बीमारी की और सांस की बीमारी की आ रही है ना सादिया। Oh yes, why did I not think about it? Yes. I did not think about it। Yes। माहिरीन का ये कहना है कि अगर आप डाल रहे हैं इनको बाजरा तो फिर ना सिर्फ ये कि इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, बल्कि जो कबूतर का फुजला होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं कि जी फ़लाँ शहर में भी तो है, फ़लाँ शहर में भी तो है, तो हम क्यों नहीं करें। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर है क्या मसला है क्या। तो हमारे साथ मौजूद हैं इकोलॉजिस्ट रफ़ी उल हक साहब। रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रफ़ी साहब, ये क्या इशू है, कबूतरों को दाना डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस है? देखें, कुदरत ने ना तमाम निज़ाम उस अपने इंतज़ाम के साथ तैयार किया है।
हम अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद को मुख्तलिफ़ शक्लें दे कर के, जैसे कबूतर मुझे अगर अच्छी लगती है तो और आपको तकलीफ़ दे रही है तो, और मैं ताकत में हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं उसके काउंटर आर्गूमेंट ला कर के कबूतर को वहाँ दाना डालना शुरू कर देता हूँ। और उससे क्या होता है कि उसे बहुत सारे लोग फॉलोअर्स होते हैं और ये काम, ये ट्रेंड चल जाता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे कबूतर चौक है। एग्जैक्टली। जी हाँ, सिर्फ कबूतर चौक नहीं है, अब एक और जहत इसके साथ साथ आ गई है, वो आ गई है उतारा देना। आपने देखा होगा लोग जो है वो चील और कौओं को जो है छेछड़े और बोटियाँ दे रहे होते हैं, या एज इफ़ के अल्लाह ताला का निज़ाम खुदा खास्ता इतना कमज़ोर हो गया है कि जहाँ हमें यानी वो क्या वो गाफिल है इन जानवरों की ग़िज़ा की तरफ से, ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। दरअसल उनमें एक अर्ज होता है। ये कबूतर इकोसिस्टम में, मैं तो इकोलॉजिस्ट हूँ और इसका एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बयान कर देता हूँ कि चाय अगर उसमें एक मुनासिब मकदार में शक्कर मिलाई जाए तो चाय रहती है, और अगर चाय के अंदर आप शक्कर 3 चमचे डाल देंगे तो वो शीरा हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कबूतर को या किसी भी जानवर को आप कहीं असिस्ट करते हैं वहाँ जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे बहुत सख्त गर्म दिन है तो आपने पानी रख दिया, वो एक रूटीन की एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक ओकेजनल एक्टिविटी है, एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिस पे आप रेस्क्यू कर रहे हैं, और एक आपने उसको मामूल ज़िंदगी बना लेना। तो अब जो हमारे पास ये हुआ कि हमने उस नेकी को मामूल ज़िंदगी बनाने की, और नेकी हम सोच रहे हैं, लेकिन वाकई में आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़ूनोटिक बैक्टीरिया, ये जो फीसेस होता है, ये ड्राई फीसेस में ज़ूनोटिक बैक्टीरिया के मौजूदगी का पेपर छपा हुआ है 2004 में, 2004 में। जी जी, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं, जैसे हम कोनोकार्पस लगा गए जब ये आपके जीसीसी कंट्रीज़ में उसके ऊपर पाबंदी लगी। आप दुबई में कोनोकार्पस लगाएं, गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन पे नहीं लगा सकते, ठीक है। उनके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का सही एक रास्ता मौजूद है। Right people are doing the right job, who are aware of what to do. तो अब हम हर चीज़ पे जो है ना इधर भी हाथ मारते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, मैं इतना मासूम सा जानवर है, आप इसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट क्या करें, नुकसान दे सकता तो नहीं, नुकसान बेचारा उसका कोई इंटेंशन नहीं होता नुकसान देने का, लेकिन उसका काम है इकोसिस्टम में सीड डिस्पर्सल। आप उसको दालें खिला करके तो वो क्या डिस्पर्स करेगा, वो वहीं डिस्पर्स कर देता है जो कुछ करना होता है। रवि साहब, आपने भी एक बैक्टीरिया की बात की, ये बताइए कि क्या इसका इंसानी सेहत पे असर पड़ रहा है, और कितना ज़्यादा कबूतर अगर इतने होते जाते हैं तो द मोर पीजन्स, द मोर उनका फुजला, और द मोर बैक्टीरिया, द मोर बैक्टीरिया, द मोर रिस्क, एंड द रिस्क की द पीपल or the population section of population which are at risk are older people and the younger one. जैसे आप बच्चों को ले जा रही हैं तो ख्याल से। I agree with that, क्योंकि अच्छा एक और भी चीज़ होती है, बाजरा जब लोग डालते हैं, सो ऑन जो भी वो फीड डाल रहे होते हैं वहाँ पर, एक तो वहाँ फेदर्स, जानवरों जो परिंदे हैं उनके अपने फेदर्स होते हैं, फिर वो बाजरे की अपनी जो मट्टी भी उड़ रही है एंड एवरीथिंग, उसके जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं बाजरे के, वो वहाँ पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन दैट प्लेस, वो भी एक मसला है। सो वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि व्हेन आई टेक माई किड्स और एनीबॉडी हु डज दैट, मेरे ख्याल में वो उसके लिए सही नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन एक ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है प्रॉबेबली कि जानवर का अपना तरीका है अपने लिए खुराक ढूंढने का, हम उनको वो करने दें, नेचुरल जो हैबिटेट है उनका, उनको वो करने दें, उनको वो रेस्क्यू देने की कोशिश ना करें। अच्छा, इससे पहले जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि जो नेचुरल हैबिटेट है किसी भी जानवर परिंदे का, आपको वो नहीं स्पॉइल करना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए उसको, अल्लाह ताला ने, खुदा ने वैसे ही बनाया, उसको वो करना है। एक और इसके साथ मुझे ऐड करना है, लोग अपने घरों पर एक बड़ी तादाद में परिंदे पाल लेते हैं, एंड देन द फीड एंड एवरीथिंग, वो भी मुझे पूछना है कि क्या वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है विद द फूड वी गिव देम, विद देयर फेदर्स एंड एवरीथिंग। देखिए, उसका जो एस्पेक्ट है वो कमर्शियल है, और जहाँ किसी भी चीज़ को हम डोमेस्टिकेट करते हैं, कमर्शियल करते हैं, उसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव
असरात होते हैं। तो यकीनन एहतियात लाजमी है। आप ये जो अभी रिसेंट एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, वो कि स्पेकुलेट किया है कि जी पल्मोनरी डिजीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। पल्मोनरी डिजीज़ क्यों नहीं बढ़ेंगी? आप बताइए कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ अर्सा पहले हम इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ज़रा वीक हो गई हमारी, हमने बर्ड फ्लू का हंगामा मचाया था। सो बर्ड फ्लू इज पिजन इज अ बर्ड ऑफ कोर्स, एंड इवन देन द स्कैवेंजर जो चील कौवे हैं वो भी बर्ड्स हैं। सो ये फ्लू जो है ये वायरल होता है, और वायरस जो है उसको वो आप 1,00,000 गुना मैग्नीफाई करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो विजिबल होता है। तो वायरस का साइज इतना छोटा होता है, उसके स्प्रेड का, और ख़ास तौर पे वो लोग कोविड-19 के बाद हम और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए कि पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में, ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों के लिए एक अजाब होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पॉलन लोड जो है, इस्लामाबाद तो इसको एक्सपीरियंस कर ही रहा है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज स्टडीज़ नहीं है, मे बी के इन प्रोसेस हों, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप पेपर देखेंगे कि हम PM 2.5 का रोनर होते हैं। एयर क्वालिटी हमारी ऐसे नहीं है। हम मोनोकल्चर करते हैं। मोनोकल्चर जब करते हैं तो ये जो पौधा हमारे पास जो लगा हुआ है वो अनीमोफिलस है, यानी सेल्फ पॉलिनेटर है। तो हम एम्बियंट एयर क्वालिटी को बर्ड फ्लू के साथ, बर्ड फ्लू के वायरस के साथ, और साथ उसके फीसिस में जो 2 बैक्टीरिया रिपोर्टेड हैं ऑलरेडी, और जो पल्मोनरी डिजीज़ का बाइस हैं, मैं उनका नाम कुछ पेचीदा सा है, वरना मैं आपको टेक्निकली कंफ्यूज नहीं करना। इम्पोर्टेंट ये है कि बीमारी फैल रही है, तो यानी कि रफ़ी साहब ये जानवर, ये परिंदे तो खुदा ने खुद सलाहियत दी है कि वो उड़ें, अपना खाना तलाश करें और खाएं, और अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी हदूद में रहें। हम इनको फीड करके लेजी भी बना रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे हैं, उनको कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रहे होंगे, और हम अपना माहौल खुद ख़राब कर रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं जो वेक्टर बेस्ड हैं हमारे माहौल में। अब देख रहे हैं, मलेरिया पे हमने काबू पा लिया था और मलेरिया दोबारा से रीअकर कर गया। तो उसमें कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज का एक रोल है। एक रोल और भी है, वो स्कैवेंजर बर्ड जो फूड चेन है। हम इस कबूतर को जो ओमनीवोरस है ज़बरदस्ती करके ना हर्बीवोरस बना रहे हैं, दाल दे करके कि भाई वो मस्कीटो को ना पकड़े। अब वो उसको क्या जरूरत है कि वो उसका पेट भरा हुआ है, हाँ वो एफर्ट करे और जा करके जो है वो मस्कीटो को। मैं चाहूँगा लोगों को ज़रा बताइए, वो लोग जो कहते हैं कि ये तो दाना खाते हैं, कबूतर की असल खुराक क्या है, हम उसे क्या बना रहे हैं? देखिए वो ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब ये कि वो वेज बेस भी फूड लेता है और एनिमल बेस भी, यानी एनिमल प्रोटीन, कीड़े पतंगे वगैरह, कीड़े पतंगे। ये फूड चेन जो हमें स्कूल हाई स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है, ये फूड चेन का हिस्सा है। हम उस फूड चेन में क्या कर रहे हैं कि खलल डाल रहे हैं। हम उसको जो है वो, यानी चाय में इतनी शक्कर डाल रहे हैं, यार अच्छा चाय अच्छी है, मीठी है, चलो और मीठा डाल दें। तो वो मीठे की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। यानी कि बड़ी सीधी सी बात है कि हमने कबूतर के खाने से वो मच्छर मक्खी निकाल दिए, उसको दाल पे लगा दिया, बाजरे पे लगा दिया, और वो मच्छर मक्खी जब इससे हमने हटा दिए तो वो बढ़ना शुरू हो गया। करेक्ट। और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे शहरों में, अब ट्रफालगर स्क्वायर की मिसाल देते हैं लोग, लंदन के और रोम की और मुख्तलिफ जगहों पे विजुअल्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की बोरो काउंसिल ने पाबंदी लगाई हुई है, आप एनिमल को फीड नहीं कर सकते। और उसमें रफ़ी साहब आपको याद होगा, बहुत अच्छी बात भी की रफ़ी साहब ने कि विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन कंट्रोल भी करें ना। अब हमारे यहाँ तो देखें, आपको याद होगा, हमने हैदरी जो मार्केट है वहाँ पे किया प्रोग्राम, और वहाँ पे एक शख्स आ गए, मैं अपना तजुर्बा भी शेयर करूँ, वहाँ पे एक शख्स आया और उन्होंने इस पे एहतजाज किया, और मैं, क्योंकि देखिए बात जब हो रही है तो नाम ले लेना चाहिए, उन्होंने ये कह के नाम लिया, उसको थोड़ा सा मजहबी पहलू दिया कि भाई ये तो मदीने का परिंदा है, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैं फिर आगे लाजवाब हो गया, मैंने कहा मैं फिर क्या बोल सकता हूँ। देखिए मक्के का परिंदा अबाबील है, आप अबाबील को जाने डालते हैं? नहीं, इसलिए कि आपके काबू नहीं आता। तो बात वो है कि सिर्फ हम वो चीज़ अपने आप को पैसिफाई करने के लिए ना कहीं कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं।
और ये चीज़ जस्टिफाइबल नहीं है कि हम उससे बहुत सारे इवन लोगों को इनकन्वीनियंस का बायस बनते हैं। मैं देखा कि लोग रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करके इबादत के घर से आते हैं और वो उस दाल वाले से और उससे बाजरे से खरीद करके और उसको कबूतर को जो है दाना डाल रहे होते हैं। सुबह सुबह ये काम होता है और मोटरसाइकिल वाले जो जाते हैं उनसे वो बर्ड्स टकराती हैं, उनके विजुअल लिमिटेशन है, एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। बिल्कुल, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो उनके अपने नेचुरल हैबिटेट के लिए ठीक नहीं है, फिर कई बीमारियां पैदा हो रही हैं, फिर ये कि आपको पता ही नहीं कि उन्हें किस तरह का खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, एंड लेट देम लिव देयर लाइफ। आई बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने हमें बताई, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा। तो भाई एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको नेकी कमानी है तो ज़रा कुछ बड़ा काम करें, ये सादा और आसान काम ना करें जिससे आपकी और मेरी सेहत जो है वो दोनों जो स्टेक पे। अच्छा, इससे पहले कि हम जो है वो जाएं ब्रेक पे, देखिए हम 12 हमें बात करनी पड़ती पहलगाम वाकई, क्योंकि बार बार हम पे चीज़ें आती हैं। आपको याद होगा कि AI की तस्वीर जो थी वो उसको इससे पहले जो एक जर्मन चैनल था उसने बस किया, अब फ्रांसीसी मीडिया उसने भी भांडा फोड़ दिया है और उसने भी एग्जैक्टली वही चीज़ की है जो उस जर्मन चैनल ने कहा है कि ये तमाम तर चीज़ें AI से बनी हुई हैं। झूठी जो थी ये तमाम तर गुमराहकुन वीडियोस थी और ये इसलिए क्योंकि मोदी हुकूमत जो है उसकी पुष्पनाई हासिल है। आपको दिखा भी देते हैं। पूरी दुनिया कह रही है इंडिया को कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। अब भी अगर उनके लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर उससे क्या हो सकता है। लेकिन आंखें खुलनी चाहिए इंसानियत के लंबरदारों के लिए, क्योंकि इस तमाम तर मामले के बाद जो भारत ने किया और वहाँ मौजूद जितने पाकिस्तानी थे उनको वापस भेजा, उसमें मरीज़ हैं और ब्लड रिलेटिव्स हैं सादिया, जिनको 2-3 वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं और वो लिटरली आप देख नहीं पाते हैं, वो व्यूज़ जो उनको वीडियोस को नहीं देख सकते। कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची का भी देख रही थी कि एक बच्ची को अपनी माँ को छोड़ कर आना पड़ा था। अब एक माँ है वो अपने बेटे को छोड़ कर आ रही है और उनकी जुदाई की वो जो वीडियो है वो इतनी सैडनिंग है। आई एम रियली वंडरिंग कि मतलब भारत का जो ह्यूमन फेस है वो किस तरह से नज़र आ रहा है, वो देखिए ज़रा आप। तो ये सूरत हाल बनी हुई है और ऐसी बहुत सी कहानियाँ और तस्वीरें हम उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह भारत का ये ड्रामा इसका भांडा फूटा है तो बहुत जल्द हालात नॉर्मलाइज हों, लोग आपस में मिलें, प्यार मोहब्बत दोस्तियाँ बढ़ें, यही हम मशवरा दे सकते हैं, यही हमारी दुआ है। अब ये ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे स्टे विद। वेलकम बैक व्यूअर्स। और मौसम कुछ बदला है, थोड़ी गर्मी कम हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि आज और कल क्या वेदर अपडेट्स आ रही हैं। तो शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब में गरज चमक के साथ बादल बन सकते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि कराची में आज बारिश की प्रेडिक्शन है। अहम शहरों के क्या टेम्परेचर्स होंगे आज के दिन के लिए ये आपको बताते चलें। कराची में बताया जा रहा है कि हब्स के साथ साथ आज थोड़ा ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहेगी, जबकि शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 और ज़्यादा 36 बताया जा रहा है। क्वाइटा की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 14 हिट कर सकता है, मैक्सिमम इट कैन गो टू 28। और मुल्तान में क्या टेम्परेचर रहेगा ये भी आप जान लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री हो सकता है, कम से कम 24 डिग्री का इम्कान है। वेयरएज़ लाहौर जहाँ कल बारिश हुई है वहाँ आज भी बताया जा रहा है कि बादल रहेंगे और कम से कम टेम्परेचर 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जा सकता है। एंड इन लाहौर इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस्लामाबाद में थोड़ा वेदर ड्राइनेस की तरफ ज़रूर जाता है, इवन बारिश में वहाँ ज़रा प्लेजेंट रहता है। तो वहाँ का टेम्परेचर भी आपके साथ शेयर करते हैं। वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 22 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जा सकता है और हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान है। पेशावर में गहरे बादलों के साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक जाने का इम्कान है। फैसलाबाद में मिनिमम टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 24 वेयर एज मैक्सिमम इट कैन गो टू 34 डिग्री टुडे। और बाकी जो एरियाज़ का टेम्परेचर है वो आप मेरी स्क्रीन पर मेरे साथ इस वक्त पीछे देख ही सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम द वेदर वॉल। वापस चलते हैं, फैसल आप तरफ आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरी ये है कि पिछले दिनों हमें बताया गया कि जो शरह है महंगाई की वो अब कम होती जा रही है और अब तो लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही है आवाम के माशी हालत में?
कोई मस्बत तब्दीली आने के बजाय क्यों हम ये कह रहे हैं कि ऑल्दो के पेट्रोल भी 2 रुपये सस्ता हुआ, सब कुछ हुआ, बट स्टिल जो शरह है महंगाई की वो मुसलसल छठे महीने कम होकर 0.28% पे आ गई, जो मार्च में 0.7% थी। ये 6 दहाइयों की कम तरीन सतह है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसके मुताबिक CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें कमी देखने में आई। गुज़िश्ता साल इसी महीने में जो रिकॉर्ड थी वो थी 17.34%। तो चलिए इसी सब पे हम बात कर लेते हैं चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब से। साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तो क्या गुड मॉर्निंग भी है, 12 गुड बजे से मॉर्निंग पहले अभी तक है हम सर, आपको मॉर्निंग विश कर अभी सकते है। चलो ओके। और कराची में तो बहुत सारों की अभी हो रही अभी होगी ना, वो तो 12 बजे के बाद उनकी होती है, लेकिन देखें हम अभी हैं अंडर द बॉर्डर है। हाँ। तो रऊफ साहब ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा भाई आम आवाम की जेब पे, क्या मसला है? देखिए, आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, जस्टिस होना चाहिए। जब हम ऊपर से सही होके जा रहे हैं तो नीचे तो अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। होलसेल पे जाएं कि रिटेल पे जाएं, अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कौन कराएगा? रिट गवर्नमेंट की कौन कायम कराएगा? हुकूमत खुद कराएगी। पहला सवाल है ना। अगर आप ये देखें, अभी मैं एक एक मौजू, क्योंकि टाइम कम होता है, इसी में आपको मैं निपटा देता हूँ। मैं सारा टाइम आपको देता हूँ। हाँ, अभी देखें शुगर प्राइस जो आज हमने नोट की 165 रुपये होलसेल है। हत्ता कि इसको गवर्नमेंट प्राइस फिक्स की गई है होलसेल में 160, लेकिन आप देखें कि रिटेल पे 164 मुकर्रर किए गए हैं। आज 175 क्यों बिक रही है? कोई सवाल का जवाब देने वाला हो। नायब वजीर आजम ने कहा था कि 156 रुपये XML बिकेगी, लेकिन वो कहाँ अमल हुआ? XML आज भी 163 में बिक रही है। तो ये कैसे अमल दरामद होगी? देखें, इसमें एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि हमारा शुगर क्रॉप पूरा है। 75 लाख 70 लाख टन जो क्रॉप है हमारा पूरा है। अब हमें 4 लाख टन माहाना खपत है। देखिए, रमज़ान में डबल खपत थी जी, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल। मुहर्रम में डबल खपत हो जाएगी। ये अगर जो हमारे मिलर हजरात, डीलर हजरात और सट्टा माफिया 2 महीने का एक क्रॉप को घुमा रही है, 10 लाख टन को मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा है, बेनामी डीओ, सट्टा माफिया और शुगर कार्टल, वो अगर 2 महीने का सब चीज़ें निकलें, रोड पे आएँ, तो यकीनन इम्प्लीमेंट होगा। वरना अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एजेंसीज को भी शामिल किया जाए, और मुख्तलिफ एजेंसियाँ काम भी कर रही हैं, FIA, IBA को शामिल किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन उठाया जाए। क्योंकि 115 रुपये की चीज़ आज 165-50 रुपये किलो बढ़ जाना, ये एक लम्हा फिक्री है इस मुल्क के लिए। अच्छा, चीनी की तो आपने बात कर ली। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको अमल दरामद नहीं कराया गया तो 200 रुपये किलो चीनी होलसेल या रिटेल में बिकेगी, इसमें नो डाउट। अगर इस पे इम्प्लीमेंट हुआ तो ये चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी। अभी आप चलें, अभी गंदुम पे चलते हैं हम। देखिए, गंदुम का अभी किसानों ने बेहद नुकसान किया। जी हाँ। वो 1 साल के ठेके पे देते हैं वो। अब वो किसान भाई देखें, उनकी रोजी रोटी का भी मसला है, उनकी दवाइयाँ, उनको कोई अगर शादी के अखराजात है वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बम्पर क्रॉप हुआ है 23 मिलियन टन का तकरीबन एक्सपेक्टेड, और हमारे पास कैरी फॉरवर्ड भी पड़ा है। कैरी फॉरवर्ड होते हुए इंपोर्ट भी की गई पिछले साल, बस एक अलमिया है जी। अब वो किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला बिल्कुल नहीं। अब आप बताएं कि 60 रुपये किलो गंदम कराची पहुंच मिल रही है, जो आप यकीन माने कि ये जो गंदम है ना, ये फीड मिल की नज़र हो जाएगी और पोल्ट्री फार्म और केटल फार्म की नज़र हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे सस्ती तरीन चीज़ फीड के लिए और केटल फार्म के लिए गंदम ही है। तो हम ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर हमारा क्रॉप इसी तरह फीड मिल और केटल फार्म पे नजर हो गया, हिट करने के बाद भी यही सूरत हाल, से बेस्ट आप क्या कर सकते थे इस क्रॉप? देखिए, इसके लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि ये प्राइवेट बैंकों को इसमें शामिल किया जाए किसान भाइयों के लिए, और 4 महीने के लिए प्लेज का कानून इनको दिया जाए। जो वो प्लेज करें उस पर इंटरेस्ट भी ना लें, क्योंकि गरीब लोग हैं, और उनके गोदाम फराहम करें, ताकि हमारा ये जो ज़र मुबादला जो इम्पोर्ट में खर्च हो जाता है वो ना हो। अगर हमने इस पर इकदाम नहीं उठाए तो आखिरी हमें
गंदम भी नहीं उगाएंगे किसान। हाँ नहीं, ऑलरेडी हमारे यहाँ मेरे ख्याल में गंदम की उगाई कम हो गई अच्छा, है। अभी आप देखें आटे के रेट, आटे के मैं रेट बताता हूँ आपको कि 2.5 नंबर आटे के 66 रुपये हैं, 70 रुपये आपके रिटेल में 2.5 नंबर के, और फाइन आटा 78 रुपये, रिटेल में 82 रुपये, चक्की का आटा 90 रुपये रिटेल में है। बताएं कहीं अमल होता नजर आ रहा है? मुझे आप बता दें, कहीं थैला 660 का 2.5 नंबर का बिक रहा है या 700 का बिक रहा है, या चक्की आटा 120 से तो कम रिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है, और हुकूमत वक्त तो अपनी जगह काम कर रही है, कमिश्नर कर रहे हैं, डीसीज कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल वाले सब फील्ड में हैं, लेकिन हमारी आवाम को शऊर तो खुद आना चाहिए ना। कंप्लेंट सेंटर नंबर दिया गया है, मैं आपके टीवी के सबूत बताऊंगा, 021-9920-3443। यहाँ कंप्लेंट करें। अगर आपको कोई भी महंगी चीज़ नज़र आती है, कमिश्नर साहब ने ये नंबर दिया हुआ है, उस पर कंप्लेंट करें ना। अपनी आवाज़ तो आप बुलंद खुद करेंगे ना। अब आप खुद मरने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम तो 30 रुपए किलो थैला महंगा लेंगे, तो ये तो मुझे लगता है लोगों को लगता है कि शायद उनकी इस वजह से भी शायद वो कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी पे एतबार ही नहीं करेंगे तो फिर तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, ये आवाम को करनी है। मैं रोटी के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूँ कि चपाती का रेट मुकर्रर किया गया है, 100 ग्राम की चपाती 10 रुपए, ठीक है, और तंदूर की रोटी 120 ग्राम की 15 रुपए। आप मुझे बताएं, किसी तंदूर पे चलें, कहीं 20 रुपए 25 रुपए से कम रोटी मिल जाए तो मैं भी बैठा हूँ यहीं। अमल दरामद नहीं हो रहा। आप देखें कि अमल दरामद हमने करवाना है और आवाम ने चिल्लाना है कि भाई ये किस तरह का है। जब गंदम हमारी जो 130 रुपए का रेट था, जब भी रेट यही था, और आज 60 रुपए की गंदम है, तब भी यही रेट है, तब भी यही रेट है। ये रिटेलर होलसेलर का फड्डा तो नहीं आपस में? नहीं, ये नान भाइयों का है। ये मैं आपको नान भाइयों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, निहारी वालों की दुकानों पे जाएंगे तो 30 रुपए की रोटी है। अगर आप थोड़ा एरिया में जाएंगे ज़्यादा बोर्ड बेसन की तरफ, तो वो आपको 40-45 रुपए की मिलेगी। अच्छा, अगर मिडल जगहों पे जाएंगे तो 30 रुपए से रोटी कम नहीं मिलेगी। असल बात तो ये कि तंदूर पे रोटी कितनी, क्योंकि ये तो प्रॉफिट में हर दुकान पे फर्क रख लिया जाता है। इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट ये फ़र्क होता है। असल सवाल ये है कि जहाँ पर चीज़ असल में मिल रही है, ये जो बार बार कहा जाता है कि जी होलसेलर जो है वो महंगी करके बेचता है चीज़, रिटेलर ये जवाब दे देता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम तो इस रेट पर दे रही हैं। उसका ट्रांसपेरेंसी कहाँ से है? ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, जब गवर्नमेंट इदारे हैं जितने भी, तो एक लिमिटेशन है ना, चाहे कमिश्नर हो, डीसी हो या कितना स्टाफ, तो ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, तो हमें तो आवाम को भी नज़र रखनी पड़ेगी। आवाम चिल्लाए, एक तंदूर भाई, अगर मेरी बात आप समझें, तो आवाम ही चिल्ला रही है। देखिए आप मुझे बात समझें, मैं चाहूंगा ना कि जिस तरह आप मखसूस अंदाज में आखिर में रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं, कर जाएं इस बार। एक बात मेरी कर जाएं। मुझे आपसे ये कहता हूँ आपसे कि तंदूर भाई अगर वो 500 किलो आटा गूंदता है, आपको पता है आटा जब गूंदा जाएगा तो 1.5 किलो वजन हो जाता है, वो उसके पेड़े बनते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि डबल रेट में हम अगर बेच रहे हैं तो क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो। 3 करोड़ आबादी का अनऑफिशियल शहर है, अगर आप 2 रोटी भी लगा लें सिर्फ 3 टाइम में तो 6 करोड़ रोटी होती हैं, और जिस पे टीका जो लगा रहे हैं गवर्नमेंट, यानी ये जो तंदूर भाई, नान भाई, ठीक सब टीका जो लगा रहे हैं 30 करोड़ पर डेली लगता है। चलें ठीक है, फिर आपका ये कहना है कि भाई आवाम जो है वो भी इसको बोले, नंबर भी हम इसको फ्लैश कर देंगे। एक मैं आपको एक बहुत शॉर्ट एक मिनट, तेल घी के रेटों में कमी वाकई हो गई है। $1280 की चीज आज 980 में पहुंच चुकी है। वैक्यूम तेल जो हमारे यहाँ 450 रुपए किलो था, आज 380 रुपए। और दूसरा एक मौजू है हमारा जो खतरनाक मौजू है कि जो हमारी चाइयाँ जिस पे हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, उसके नमूने हासिल किए गए, डायरेक्टर जनरल फूड ने हासिल किए, और उसमें यह बताया गया कि मुज़र सेहत है। चाय की जो मिकदार है जिसमें कलर मिलाया जाता है और दूध में केमिकल मिलाया जाता है। बड़ा इंतशाफ है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर मजीद रिसर्च की जा सकती है और इस पर बात भी होनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात होगी आपसे अगले शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।